Assalamu alaikum viewers. This is Ali Sajid, Professor of Leadership and Management, Department of Project Engineering Management, University of Lahore. मैं आज आपके साथ एक नए जज्बे, नए उम्मीद, नए तरंग और नई उम्मीद के साथ हाजिर हुआ हूँ। हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है पाकिस्तान में उम्मीद को फैलाने के लिए, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने के लिए और सोसाइटी के चीदा चीदा सेल्फ मेड लोगों को हम यहाँ मदऊ करते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, मुकालमा करके उनकी जिंदगी की तरक्की के राज और भेद को जानने की कोशिश करते हैं, ताकि सोसाइटी में अक्रॉस द बोर्ड जो खामखा की मायूसी शैतान के वसव से पैदा होते हैं लोगों के जिनों में कि पाकिस्तान में मेरिट का बोलबाला कम है, या यहाँ पे सिफारिश के बगैर तरक्की नहीं हो सकती, या खुशहाली के लिए करप्शन जरूरी है, वगैरह वगैरह। इन गलत असम्पशंस को तोड़ने के लिए हम एक शौरी सही कर रहे हैं एक जहादी जज्बे के साथ। इस इनिशिएटिव का नाम है होप फॉर लाइफ। इस इनिशिएटिव में आज हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ पाकिस्तान की एक नामी ग्रामी तालीमी सर्कल की सरकर्दा शख्सियत हमारे पास मौजूद है, डॉक्टर रमजान साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। लम्स में 17 साल इन्होंने काम किया और ई लाइब्रेरी के मौजूदों में से, बानियों में से पाकिस्तान के हैं, और ई लाइब्रेरी के कल्चर को फरोग देने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद ये मुख्तलिफ मरहले शौक को तय करते हुए, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में काम करते हुए, आजकल बड़ा जमान है एक सरकारी पोजीशन पे, वो है हायर एजुकेशन पंजाब, वहाँ पे डायरेक्टर जनरल की अच्छी पोजीशन पे हैं। और मैं इनको पिछले 15-20 साल से एज ए साइलेंट ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इनकी पॉजिटिविटी को, इनकी केयर को, इनके लव को, रिस्पेक्ट को, और इनके इस जज्बे को कि सोसाइटी में खैर कैसे तकसीम की जाए और पॉजिटिविटी कैसे बढ़ाई जाए, कमजोरों को कैसे उठाया जाए। ये सारे जज्बे पाकिस्तान में शायद इतने नायाब होते जा रहे हैं। इस जज्बे के तर्जमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद रमजान साहब। सर वेलकम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने 50 मिनट 60 मिनट हमें दिए। आज नौजवानों से कुछ मुकालमा करना है, आपने दिल की बातें करनी है, कुछ राज़ दिल करना है। हम महर में राज हैं और जात की खानका के बुत तोड़ के सच्ची बातें करनी है, दिल की गहराई से, अफसरों वाली बातें नहीं करनी, ना अफसानवी गुफ्तगू करनी। ये तय हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, यू हैव बीन वेरी काइंड and I am also witness to your progress, the way you contributed from NIMS। जब आपने नस्ट में जो है ना वो मैनेजमेंट स्कूल बनाया था और फिर यहाँ पे आए और फिर अब हम आपके इस स्कूल में भी आपके साथ हैं, तो मैं भी इसका विटनेस हूँ कि किस तरह आप गिविंग टू द सोसाइटी कर रहे हैं। जो मेरा जो है ना वो मैं आपसे इसलिए प्यार करता हूँ कि यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें मेरा आपका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और हमारी जो एक बॉन्डिंग भी है कि हम अब कोरोना की वजह से आजकल तो मिल नहीं रहे, फिजिकली नहीं मिल रहे, लेकिन वैसे तो हम वीकली मिलते थे और आपकी जो दस्तरखान पे भी हम इंजॉय करते थे, वहाँ पे सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो मिलके बैठते थे, उसमें भी क्वालिटी ऑफ लाइफ और हैप्पीनेस और ये चीजें हम डिस्कस करते थे। लाहौर में तो जो मैं कुछ अपने बागी, आप को खुश याद एक मिनट कथा कलामी माफ, लाहौर के कुछ बागी प्रोफेसरों ने जो रवायत से हटते हैं, जिसमें डॉक्टर अवैस किंग एडवर्ड के शामिल हैं, उनके साथ मिलके हमने एक फोरम बनाया है, क्वालिटी फोरम, उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे हम हर हफ्तावार मीटिंग होती थी हमारी लाहौर में, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में। इस सिलसिला हम बाद में फिर जारी रखेंगे। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले हम आगे बात करें, कुछ अपना जिंदगी का हाल दिल बताएं और सच्ची सुथरी बातें करें, दिल लगी लगाई छुपाए ना है कुछ। आज दिल की बातें करें कि आपने कहाँ से स्टार्ट लिया, क्या आप पैदा होती मर्सिडीज बेंज थी आपके पास, डिफेंस का बंगला था आपके पास? नहीं डॉक्टर साहब, मैं जो है ना, मैं आई एम वेरी हम्बल मैन। मैं तो देखें जी, गांव में एक बच्चा पैदा हुआ, डले आया, मेरा गांव है तहसील डस्का, जिला सियालकोट। हाँ, ये मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं मर्दम खेज जमीन में मैं पैदा हुआ और मेरे जो वालिदैन हैं उन्होंने बड़ी मेहनत से मुझे मेरी परवरिश की। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या जरूर सुनाऊंगा कि एक दफा मैं 8वीं क्लास में था और मेरा भाई जो है ना वो 7वीं क्लास में था, तो हमारी 3 महीने की फीस बनती थी कुछ 6.5 रुपए। उसके लिए मेरी वालदा को 18 किलोमीटर सफर करना पड़ा दसके का, जहां मेरे वाले साहब जो है ना वो काम करते थे, और वो फीस लेने गई तो फीस वो भी नहीं मिली। तो इस कदर मेरे लिए उन्होंने, मेरी वालदा ने मेहनत की, और मैंने अपना जो पीएचडी का थीसिस है वो उनको ही डेडिकेट किया है। और वो मुझे कहती होती थी पंजाबी में, पुत्र तू सारियां जमातां पढ़नी है। अब उनको नहीं पता होता था कि ये एफए क्या होती है, बीए क्या होती है, बीएड क्या होती है। और आप हैरान होंगे कि मैंने मैट्रिक मैंने उधर से किया अपने गवर्नमेंट हाई स्कूल बुढ़ा गराया से, और उसके बाद मैंने फिर जॉब शुरू कर दी। फिर मैंने एफए बीए बीएड ये मैंने प्राइवेट किया, सारे प्राइवेट और साथ साथ मैं अपनी
है। हाँ, और साथ साथ मैं जो है ना वो पढ़ता भी रहा और साथ साथ में अपनी जॉब करता रहा, क्योंकि मेरी जिंदगी का मकसद ये था कि जो मुझे कहानियां सुनाते थे ना मेरे वालिदैन, कि किस तरह वो हिंदुस्तान से आए और उन पर वहां पे जुल्म किस तरह हुए, और फिर वो जहालत, वो हमें कहते थे कि बेटा हमें नहीं पढ़ना आता लेकिन तुम पढ़ लो। इस चीज ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया था कि ये लोग जो है वो खिदमत के लायक हैं। मेरी माँ मेरी जन्नत है, मेरा बाप मेरी जन्नत का दरवाजा है, तो इनको मैंने अपनी जिंदगी में देना है। डॉक्टर साहब, मैंने अपना अकाउंट नहीं खोला था जब तक मेरी वालदा जिंदा थी, और आप मैं उस वक्त पढ़ रहा था, मेरा मास्टर्स का लाइब्रेरी साइंस का एग्जाम सेकंड पेपर था जब मैं पेशावर यूनिवर्सिटी में था, जब मेरी वालदा की डेथ होगी। और उन्होंने मरते वक्त ये मेरे वाले साहब को कहा था कि मेरे बेटे को नहीं बताना कि मैं मर रही हूँ, वरना वो आ जाएगा, जब आ जाएगा तो वो फेल हो जाएगा, फिर उसको कोई दोबारा एग्जाम नहीं देने देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहां से गोल्ड ये मेडल लिया। जज्बा सिर्फ माँ में हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता। है। ये जज्बा सिर्फ माँ में, ये जज्बा सिर्फ माँ हाँ में हो जी। सकता है। हाँ, प्योर कि प्योर मरते वक्त मोहब्बत का भी। मतलब ही माँ है। हाँ जी, मरते वक्त मैं, बल्कि यहाँ पे जो अभी जो यंग लोग सुन रहे हैं उसमें हमारी बेटियां भी हैं, बहनें भी। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी वालदा ने जो आखिरी एक और बात मेरे वाले साहब से की, उसने कहा मेरी जिंदगी का इतना साथ रहा है, हो सकता है कोई गलती हो गई हो तो यार मुझे माफ कर दो आखिरी वक्त। और मेरी वालदा ने भी वाले साहब को माफ कर दिया, और फिर उन्होंने कहा कि अब मुझे जल्दी दफना देना। ये ऐसा ईमान है, और उन्होंने कलमा पढ़ा और अल्लाह को प्यारी होगी। तो मैंने अपने हाथों से उनको मेहनत करते हुए, और साथ ये अजमत, मैं आपको डॉक्टर साहब एक बात बताऊं, आप रोने वाले हो जाएंगे। एक दफा ऐसा वक्त आया कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने अपनी वालदा को कहा कि हमारे जो है ना वो हालात मुश्किल हो गए हैं, जानवर मर गए हैं, सारा कुछ है, लेकिन हमारे मामू हैं, उन बड़े जिम्मेदार हैं, लंबरदार हैं, आपका हक बनता है आप उनके पास जाएं। तो डॉक्टर साहब बड़ी गौर वाली बात है, उन्होंने कहा जी मैं अगर जाऊंगी तो वो मुझे दे देंगे, लेकिन क्यों जाऊं, जो उनका रब है वो भी मेरा रब है, तो मैं अपने माशाल्लाह। रब के पास जाऊंगी। और मुझे मेरी वालदा ने ये कहा कि बेटा हमेशा उस पर यकीन रखना, और अल्लाह तुम्हें वहां वहां से देगा तुमने जहां से सोचा भी नहीं होगा। और ऐसे ही हुआ। अल्लाह ताला, मैं जो माशाल्लाह। सोचता हूँ सर, अल्लाह ताला जो है वो मेरे लिए वो ऐसे सबब पैदा कर देता। तो मैं ये सबक उन लोगों को, जो नौजवान खास तौर पे सुन रहे हैं, जो बेटियां बेटे सुन रहे हैं, जो बहनें सुन रही हैं, उनके लिए ये है कि जो तवक्कल है अल्लाह के ऊपर, पहले मेहनत और फिर तवक्कल, दोनों चीजें 16 ने साथ साथ मेहनत फिर चलेंगी। तवक्कल। जी बिल्कुल। 16 ने मेहनत फिर तवक्कल। हाँ जी, फिर तवक्कल, तो फिर अल्लाह ताला जो है उसमें बरकत डालता है। अल्लाह ताला बिल्कुल फरमाता है सही। कि ए बंदे मैं तेरा हक कभी भी नहीं रखूंगा। कैसा हो सकता है डॉक्टर साहब, उसने फरमाया है कि जो तुम करोगे मैं तुम्हें उससे ज्यादा दूंगा। अल्लाह ताला किसी का हक नहीं मानता, और अगर कोई मुझे चीज हमें इजाजत नहीं दें, मिलती तो। मुझे इजाजत दें, जी कुरान पाक की सूरह आल इमरान की 3 आयतों का तर्जुमा सुनाऊंगा आपको, ताकि लोगों को उनकी रूहानी तकवीयत हो। सूरह आल जी। इमरान में अल्लाह ताला की पहली आयत का तर्जुमा है, ए लोगों जब किसी चीज का अज़्म कर लो, पहली बात है अज़्म कर लो, दूसरा है फिर आपस में बाहमी मुशावरत करो, और फिर मेरे पे हाँ, भरोसा रखो। तो ये जरूर सर। सूरह आल इमरान में ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 3 की प्रिंसिपल्स अल्लाह ने दे दी है, मुशावरत मुशावरत और मुशावरत। जी सर, आगे चलिए सर। सर मैं, तो हाँ सियालकोट मैं के बाद मतलब फिर आपने सरकार को ज्वाइन कर लिया। मैंने कुछ सरकार को ज्वाइन किया। फिर मैं 1990 में जब मैं मास्टर किया तो उसके बाद मैंने जाके तो कैबिनेट डिवीजन में मैंने एज ए ग्रेड 17 में मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू किया। वहाँ मैंने 6-7 महीने काम किया। और जो रोहिदाद खान साहब हैं, अल्लाह उनको खुश रखे अगर वो जिंदा है, तो मैंने उस वक्त उनसे जाके मैं उस वक्त उनसे कंप्यूटर लेके आया, तो बड़े हैरान हुए, मुझे कहते बच्चे तुम मेरे पास कंप्यूटर लेके आए हो इस जमाने में। मैं आई एम टॉकिंग 1992। तो खैर मैंने तो वो अमेरिकन सेंटर वालों ने वहां विजिट किया, तो वो मुझे कहते हैं यार आप हमारे पास आ जाए। मैंने कहा क्यों, आपके पास क्यों आऊं। तो मैंने जाके वहां देखा, तो फिर मैं हैरान हुआ कि मैं यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैंने हाईएस्ट मार्क्स का रिकॉर्ड भी कायम किया, लेकिन मेरे नॉलेज में वो डेप्थ नहीं है जो कि एक वो जो अमेरिकन सेंटर में जो अमेरिकन काम करते थे उनमें थी। मैंने आई यूएसआईएस ज्वाइंट में। देम। हाँ जी। तो मुझे बड़ी परेशानी है। मैं अब भी आपको ये कहूंगा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें यूजर बनाता है, वो हमारी मेमोरी को बड़ा अच्छा पॉलिश करता है, हमें वो स्टोरीज फॉरेन स्टोरीज सुनाता है, लेकिन हमारे अंदर खुद करने की सलाहियत नहीं पैदा करता। मैं तखलीक एक और सिस्टम इनोवेशन बना का लूं, एलिमेंट। मैं एक तखलीक और कोई जो है इनोवेशन। ना वो रूल बना लूं, तखलीक और इनोवेशन नहीं करता। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब ईमानदारी सिर्फ ये नहीं है
कि आपने किसी के पैसे नहीं चुराने, किसी से रिश्वत नहीं लेनी। ईमानदारी ये है कि आपने इंसाफ करना है अपने ओहदे के साथ, अपने जो अल्लाह ने आपको दिया है। मसलन ये मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं उनके लिए दुआ करूं, मैं उनके लिए सखावत करूं। मेरे बहन भाइयों का मेरे ऊपर हक है कि मैं उनका ख्याल करूं। इस मुआशरे का जिसने मुझे उस गांव से लेके तो मुझे यहाँ पीएचडी कराई और डिफेंस में मुझे घर दिया और मुझे डीजी बनाया, इस मुआशरे का मेरे ऊपर हक है। मैं अगर ये नहीं करता तो ये बेईमानी है। तो आप इसी कैसे पे तरीके से बैक मैं जिस पोजीशन पे हूँ, जहां जहां मैं पे बैक कैसे करेंगे इस हक को, कैसे आप मटीरियल इसको पे बैक कैसे करेंगे? पे बैक ये है कि पे बैक ये है कि आप जो है वो जिस पॉजिटिविटी आप लोगों में फैलाएं। लोगों में इस वक्त क्या है, मायूसी है। वो कहते हैं कि यार मैं तो ये नहीं पढ़ सकता। मैं आपको ने एक शेर सुनाता हूँ इकबाल का, बड़ा अच्छा। ये चूंटी और उकाब का मुकालमा है, जिसमें चूंटी जो है वो मायूस इंसान की काशी करती है और उकाब जो है वो एक आगे बढ़ने वाले इंसान की काशी करता है। ओवरलुकिंग इंसान। बात फरमाते हैं, मैं पाए मालो खारो परेशान और दर्दमंद, तेरा मुकाम क्यों है सितारों से भी बुलंद। मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन ये दी थी कि जो मायूस इंसान है, ये चूंटी ये कहती है कि मुझे अल्लाह ताला ने बड़ी ज्यादती की, मुझे छोटा सा बना दिया है। जैसे मुझे जी तो किसी गांव में पैदा कर दिया, किसी गरीब के घर में पैदा कर दिया। और ये जो औकाब है, इसको बड़ा ऊंचा मकाम दे दिया। ये जो पजेरों वाले हैं, ये जो दूसरे, ये सारे जी लुटेरे हैं, ये तो सारे डाकू हैं, ये तो अमीरों के घर में पैदा हुए थे। अब मैं ये नहीं बन सकता। डॉक्टर साहब, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके जहन में ये कहीं डाल दिया गया है या डल गया है कि मैं कहीं भी बड़ा इंसान नहीं बन सकता। अब जो औकाब उसको आगे से क्या कहता है, वो कहता है न तू रिज्क अपना ढूंढती है खाके राह में। कहता है तेरी मंजिल खाक है और मैं 9 सिपहर को नहीं लाता निगाह में। सूरज जब पूरी आबोताब के साथ चमकता है तो मेरी निगाहें से भी आगे होती है। मेरी मंजिल आला है, मेरी मेहनत आला है, तो मैं आला मकाम पे जाऊंगा। तो सर, जो हमारे बेटियां बेटे हैं, जो हमारे बहन भाई, इनको हमने ये बताना है कि दुनिया की कोई ताकत, अगर आप मेहनत करते हैं और आपका विजन बड़ा है और आप खुलूस के साथ है, आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हर्डल जरूर आएंगे। देखिए, आप द लैडर यू गो, इट इज नॉट इजी। ऊपर जाएंगे आपको सांस भी चढ़ेगा। आपने गारे हिरा पे जब जाना है डॉक्टर साहब, तो सांस भी चढ़ेगा, लेकिन जब ऊपर जाएंगे तो फिर नजारे आएंगे कि हाँ, यहाँ पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन पे कुरान नाज़िल हुआ था, जिसकी पहली आयत क्या थी, इकरा बिस्मि रब्बिक, पढ़ अल्लाह के नाम से। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो मैसेज है कि मैं भी हूँ, आप भी हूँ, हम सब लोग जो है इसी तरीके से उस गांव से, देहातों से, ऐसे लोगों से आए हैं जो कि साइकिल आपको पता नहीं कितने अरसे बाद मिली थी। मुझे तो 56 में पैदा हुआ तो मैं 1983 में साइकिल ली थी। अब मेरे पास अल्लाह का शुक्र है 2 गाड़ियां भी हैं, लेकिन मेहनत से ली है। तो हमें ये बात अपने बच्चों को भी और अपने मुआशरे में जहां हम पढ़ाते भी हैं और जहां जिनके हम बासिस भी हैं, उनको हमें ये बावर करा देनी चाहिए कि बेटा, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस इन लाइफ। इट इज हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी और कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। डॉक्टर साहब, जब आप लूडो बचपन में खेली होगी, जब 99 पे जाता है और 100 पे आने वाला होता है तो एकदम एक सांप आके लड़ जाता है, फिर 0 पे आ जाते हैं। ऐसा कोई सांप आपको भी लड़ा होगा जिंदगी में लूडो की तरह का? 99 पे नीचे आ गई, पौड़ी से ऊपर से नीचे किसी ने पौड़ी खींच दी हुई पीछे से। ऐसे बहुत दफा हुआ है। देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि मैं उसकी ना आपको एक मैं बात खुल के नहीं, मैं बताता हूँ आपको कि हम लोग जब बाहर जाते हैं, आप भी जाते हैं, मैं भी बाहर जाते हैं, तो हम वहां पे जो है डिस्टिंक्शन लेते हैं। हमारे बच्चे जाते हैं तो डिस्टिंक्शन लेते हैं। और यहाँ पे क्यों नहीं है? वो कहाँ है वो लोग, पाकिस्तान के बड़े ओहदों पे लोग वो क्यों नहीं है जो बाहर जाके आउटस्मार्ट कर देते हैं? मैं इंडिया से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेके, मुझे यहाँ पे क्यों नहीं अभी तक मिला? ठीक है, आप जो है वो इतना कुछ करके आगे हैं, ठीक है। व्हाई यू आर नॉट वाइस चांसलर ऑफ अ यूनिवर्सिटी? व्हाई मी एंड अदर पीपल आर नॉट ऑन टॉप पोजीशन? हमारे अनफॉर्चुनेटली ये भी एक साथ है। मैं बच्चों को मायूस नहीं करना चाहता कि ये हर्डल्स आपको आएंगे, लेकिन आपने तगोदो रखनी है। और सक्सेस ये नहीं है कि आप चेयरमैन बन गए हैं, आप वाइस चांसलर बन गए हैं या आप मिनिस्टर बन गए। सक्सेस ये है कि जो आप पर ड्यू है, अगर वो आपने कर दिया
और वो ड्यू कहां से है डॉक्टर साहब? नंबर 1 अल्लाह से। अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया, ठीक है, हम उसके ओबीडियंट रहे, हमने उसके रूल को नहीं तोड़ा, हम हुजूर पाक के उम्मती हैं। हमने आपकी जो आपके हमने नाफरमानी नहीं की, ठीक है, आपके हदीस पे अमल किया, हमने अपने माँ बाप को उनका हमने हक दिया, बहन भाइयों से हमने प्यार किया, उनसे नफरत की, उनके हक नहीं मारा। फिर जो हमारे बच्चियां बच्चे हैं हम उनसे उनका हक अदा करते हैं, अपनी बीवी का भी हक अदा करते हैं। ये हमारी जिंदगी की साथी होती है। जिस ऑफिस में हम जाते हैं हम लोगों को वहां पे अपग्रेडिंग करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। और मेरे ये बिलीफ है डॉक्टर साहब कि मेरे से बाद में आने वाले मुझसे ब्राइटर हैं, उनको ब्राइटर होना चाहिए, उनको वो पोटेंशियल मिला हुआ है, उनको वो सहूलतें मिली हुई जो मुझे और आपको नहीं मिली हुई। और ये जब मैं मान लेता हूं तो मैं फिर उनको प्रमोट करूंगा। हमारा अपना एक एक्सपीरियंस अपनी जगह पे है, मुझे 40 साल हो गए हैं, आपको भी इतने साल हो गए, वो अपनी जगह पे है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपके पास इस वक्त कोई लेक्चरर है, कोई रिसर्च एसोसिएट है, कोई असिस्टेंट है, उनमें वो सलाहियतें नहीं, उनमें है, उनको पॉलिश करना, उनको आगे लेके जाना, ये हमारे फ्राइज में है और ये ऑनेस्टली होना चाहिए। तो तरक्की आपके नजदीक वसाइल मादिया के इर्तिकाज का नाम नहीं है, मटीरियल रिसोर्सेज की कंसंट्रेशन, 4 कनाल का प्लॉट, ये तरक्की नहीं है, बड़े बड़े ओहदे तरक्की नहीं है। तरक्की आपके नजदीक क्या है? तो तरीके ये, मैं जाता होता था, ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का एक जो है ना वो प्रोग्राम था जिसमें वो मरी में इनका एक यूथ डेवलपमेंट सेंटर था, तो वहां मैं लेक्चर देता था हाउ टू बिकम ग्रेट। तो मैं बच्चों से पूछा था कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो उनको शुरू में पता नहीं होता था, कोई कहता था मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई इंजीनियर। मैंने कहा फिर उसके बाद क्या, पता नहीं होता था। डॉक्टर साहब जो मेरे फ्राइज हैं, तो मेरे फ्राइज हैं वो अगर मैंने हक वो अदा कर दिए तो मैं सक्सेसफुल। मैंने जब जाना है कब्र में तो मैंने क्या गाड़ियां साथ लेके जानी है या मैंने पूजे लेके जाने हैं? डॉक्टर साहब, रोटी हलाल करने की कॉन्सेप्ट क्या चीज है? फिर रोटी हलाल कैसे होती है? रिज़्क हलाल कैसे होता है? इबादत की कबूलियत में रिज़्क के हलाल होने का क्या रिलेशनशिप है? इबादत की कबूलियत और रिज़्क के हलाल होने का क्या रिलेशनशिप है? उसमें ये कि जो आपकी, तो उसका रिलेशनशिप यही है कि जो आपके ऊपर ड्यू है वो आप अदा करें, जो आपके फ्राइज हैं वो आप अदा करें और उसमें ऐड करें। जब उसमें आप ऐड करते हैं तो अल्लाह ताला के यहाँ एक बैंक अकाउंट है, उसमें कबूलियत के चांसेस बढ़ जाते हैं, बना हुआ है? कबूलियत के इम्कानात भी रोशन तर हो जाते हैं उस बैंक अकाउंट के जरिए, इबादत की कबूलियत। देखिए ना, आप मुझे एक बात बताएं, जो भी मेरे सुनने वाले हैं वो भी बेशक सारे सुन लें कि हम जिसके लिए सबसे ज्यादा तगोदो करते हैं ना, वो हम कहते हैं कि हमने खाना क्या खाया। ये जो मेरा गला है, इसके नीचे जब वो खाना जाता है, क्या हम उसको देखना चाहते हैं? हम नहीं देखना चाहते उसको। जो हमने पहना होता है दूसरे दिन जब उतार देते हैं, क्या हम उसको फिर पहनना चाहते हैं? हम नहीं पहनना चाहते। सर, मुझे और आपको ये नहीं पता कि आज से 15 दिन पहले हमने क्या खाया था, आज से 15 दिन पहले हमने क्या पहना था। लेकिन बचपन से लेके, डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, बचपन से लेके अब तक जो मेरे साथ किसी ने बिहेवियर किया था या जो मैंने किसी के साथ किया था, वो मुझे अब भी याद। तो मेरी सक्सेस तो मेरा सलूक है, जो मैंने डॉक्टर अली साजिद के साथ किया, जो मैंने अपनी माँ के साथ किया, जिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया मैंने उनके साथ किया, जिस स्टाफ को मैंने लीड किया उनके साथ मैंने किया, जिस अल्लाह ने मुझे पैदा किया है उसके सामने मैं झुका, ये है मेरी सक्सेस। और जब मैं जाऊंगा तो ये सारी चीजें इधर रह जानी, 2 सफेद कपड़े हैं मेरे और आपके दोनों के ही, ठीक है, वो लपेट के तो हमें एक खड्डे में डाल देना है। तो मुझे बताएं वहां पे क्या मैं बताऊंगा? मैं यही बताऊंगा ना कि या अल्लाह मैं गुनहगार हूं, लेकिन मैंने कोशिश की थी, मैंने आपकी हुदूद को नहीं तोड़ा, मैंने अपने फराइज अदा करने की कोशिश की थी, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैंने अपने जो स्टाफ है मैंने उनके साथ ईमानदारी से उनकी जो ना वो परवरिश की थी, उनको मैं आगे लेके गया था। या अल्लाह मैंने किसी का हक नहीं मारा, मैंने चोरी नहीं की, मैंने बदमाशी नहीं की, और मैंने दिया। किसको दिया? मैंने वाबिल वालिदैन एहसानम वज़िल कुर्बा वल यतमा वल मसाकीन, मैंने अपने माँ बाप को दिया। क्या ज़कात दी थी? मैंने ज़कात दी। या अल्लाह पाक, मैंने गरीबों को देके नफरत नहीं की,
मैंने किसी को हद तक मेज नजर से नहीं देखा, मैंने किसी को ओए नहीं समझा, मैंने किसी गरीब को बुरा नहीं समझा, उसको बेईमान नहीं समझा, मैंने दूसरों को हमेशा अपने से अच्छा समझा, और मैंने उनकी गलतियों को माफ किया। या अल्लाह मैंने तेरे से ही माफ करना सीखा और मैंने माफ किया, और या अल्लाह तू भी मुझे माफ कर दे। ये है सक्सेस डॉक्टर साहब। किसी भी मुआशरे में आप चले जाएं, किसी भी मजहब में आप चले जाएं, आयत का यही तर्जुमा मुझे सक्सेस याद है। आ रहा है। वी ऑल हैव टू गो टू। कुरान पाक की एक आयत का जी सर। तर्जुमा मैं पेश करने की सादत ले रहा हूँ कि जो वो शख्स जो अपने गुस्से को पी लेते हैं और लोगों के जी कसूर माफ कर देते हैं, अल्लाह को बहुत अजीज है। तो कुरान पाक खुल के सोशल लाइफ के अहकामात खुल के बयान कर रहा है। सूरह हिजरात की 6 से 8 आयात जो आप में से अक्सर ने पढ़ी हैं, जिसमें कम्युनिकेशन के अल्लाह ताला ने आदाब क्लियर की है। तो आप कुछ मुझे रोशनी डालें डॉक्टर साहब के, आपने जब तालीम के बाद आप लम्स में आए तो लम्स में आपने क्या वैल्यू ऐड की? लम्स का बड़ा नाम है पाकिस्तान के तालीमी सर्कल्स में, वहां पे क्या कंट्रीब्यूशन रहा? डॉक्टर साहब जब मैंने USIS छोड़ा तो GI के मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने जो भी अपना नॉलेज सीखा था ना, मैंने उसको वहां पे अप्लाई किया। तो अप्लाई किया तो मैंने भी कंट्रीब्यूट किया, और वो GI के एशिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नंबर 9 पे आया था, 97 98 की मुझे बात। फिर जब लम्स में आया तो लम्स में ऑब्वियसली लम्स के अंदर जो है ना वो सारे लोग और जो स्टूडेंट थे वो सारे के सारे जो है ना वो बड़े आउटस्टैंडिंग थे, फैकल्टी भी आउट। उनके अंदर रह के मैंने अपने डिपार्टमेंट में इनोवेशन की। मैं अब आपको बताऊं कि जब 1999 में मैंने अपना जो लाइब्रेरी का, मैं चीफ लाइब्रेरियन था, मैंने लाइब्रेरी को वेब पे डाला सर 1999 में। मैं कहता था कि वाई ब्रिटिश लाइब्रेरी, वाई लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वाई नॉट लम्स लाइब्रेरी। मैं 1999 की बात करता हूँ, तो लोगों को पता नहीं होता था। इस साउथ एशिया में पहला इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस JSTOR मैंने 1999 में सब्सक्राइब किया। फिर उसमें मैंने क्या किया कि ये सारा कुछ लम्स में करने के बाद फिर मैंने एक सर्विस कल्चर डाला कि मेरा हर बंदा जो है वो पूछता था हाउ कैन आई हेल्प यू। मेरा एक मोटो है डॉक्टर साहब, बड़ा मैं के यंगस्टर को जो सुन रहे हैं, मेरा मोटो ये था कि वी आर हियर टू डिलीवर नॉट टू ओब्लाइज। ये मोटो था, ये सर्विस कल्चर मैंने पैदा किया। और HEC की नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी आज पाकिस्तान में भी हर बंदा एकेडेमिया में उसको एक्सेस करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका मौजूद हूँ। मैंने वो प्रोजेक्ट बना के दिया था, और उस वक्त डॉक्टर ताउर रहमान साहब चेयरमैन थे, और डॉक्टर सोहेल नकवी साहब जो है जो बाद में लम्स के भी VC बने, वो उस वक्त वहां पे थे, मेंबर थे हायर एजुकेशन के। और ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो फिर जाके रेप्लिकेट हुआ मुख्तलिफ मुल्कों में। डॉक्टर साहब अभी अच्छा, आपने जिक्र किया, उसके बाद पंजाब में मैंने पंजाब में भी एक प्रोजेक्ट किया जिसमें 20 डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने E-लाइब्रेरीज बनाई हैं। मैंने चीफ मिनिस्टर से अप्रूवल लेके E-लाइब्रेरीज बनाई हैं, जिसमें हजारों लोग जो है वो जाते हैं, और उनमें लाइब्रेरियन का मिशन पता क्या है? कम्युनिटी के लोगों को लेके आना, आम लोगों को लेके आना, और उनके लिए एक्टिविटीज करवाना। तो मुआशरे में एक हम जहती और हम आहंगी पैदा करना, और मुस्बत रवैयों आप हैरान होंगे कि जहाँ पे लाइब्रेरी होती है, जी सर, लाइब्रेरी जहाँ होती है आपको पता है वहाँ क्राइम रेट नहीं होता, लोग मस्जिदों में लड़ पड़ते हैं। डॉक्टर साहब कथा कलामी माफ, अमेरिका और कनाडा में हर 3 मील के बाद 4 मील के बाद एक लाइब्रेरी होती है। कनाडा में हर 4 मील के बाद एक कम्युनिटी लाइब्रेरी है। मैं सुने, दुनिया के अंदर हमारी इबादत गाह है ना, हमारी मस्जिद है, किसी का चर्च है, किसी का जो है वो गुरुद्वारा है, हाँ जी, है ना, वहां पे लड़ाई हो जाती है। कभी जिंदगी में मैंने आज तक नहीं सुना कि लाइब्रेरी के अंदर भी लड़ाई हो गई। बिल्कुल सही बात। सो इट्स ए प्लेस ऑफ पीसफुल। लेकिन इसके बाद जब ये लम्स में रह के फिर मैंने पाकिस्तान आने के साथ भी एक गरीजन पब्लिक लाइब्रेरी बनाई। फिर मैंने इंडिया में भी जाके कंट्रीब्यूट किया, और मैं इंडिया में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला वहां पे भी मैं गया। फिर इंटरनेशनल जो है ना, मैंने एक इंफॉर्मेशन लिटरेसी का मॉडल मैंने बनाया उनके साथ मिलके, वहां से मैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी लिया अल्हम्दुलिल्लाह। नेटो को भी मैंने जाके हेल्प की, जिसका मैंने पहले इससे कभी आज तक जिक्र नहीं किया। तो इस तरीके से फिर उसके बाद जब मैंने लम्स छोड़ा, तो ये जो हाँ, पाकिस्तान में एक पहली जो स्टडी थी प्लेजरिज्म के ऊपर, डॉक्टर साहब 2008 में मैंने की थी।
किसी को उस वक्त पता नहीं होता था प्लेजरिज्म होता क्या है। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने जब छोड़ा तो मैंने यूसीबी को ज्वाइन किया, वहां जाके मैंने क्वालिटी इनहेंसमेंट सेल बनाया नया 2016 में जनवरी में। फिर उसके बाद मैं आईटीयू को ज्वाइन किया, यहाँ पे भी मैंने क्वालिटी एनहेंसमेंट सेल बनाया। साथ ही साथ मैं जो है ना वो करता रहा एचईसी के जो है ना वो जो रिव्यूअर हैं एमएस पीएचडी प्रोग्राम के, उसमें भी मैंने कंट्रीब्यूट किया, उनकी डिफरेंट कमेटीज के मेंबर के तौर पे भी काम किया। जो मैंने अपनी जिंदगी में जो सबक सीखा है, जो मैं ये कह सकता हूँ, वो ये है कि प्यारे बच्चों और बच्चियों, प्यारे बहनों और भाइयों, ये जिंदगी में कभी ना सोचना कि आप सोने का लुकमा लेकर पैदा नहीं हुए। आपने हार्वर्ड से जाके जो ना वो पीएचडी नहीं की या आपने स्टैनफोर्ड से नहीं की तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा नहीं है। मुश्किलें आएंगी, हर जगह भी आएंगी, ये कभी हो ही नहीं सकता कि आप आगे बढ़ना चाहें और मुश्किलें ना आए। बम्पी रोड्स भी आएंगी, आपको लोग डिस्करेज भी करेंगे, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि आपको डिट्रैक करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं और कंसिस्टेंट हैं उसमें और आपकी नीयत अच्छी है तो अल्लाह ताला आपके लिए राहें खोल देता है और अच्छे अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे। और अच्छे लोगों की महफिल में बैठें, उनसे सीखें और उनसे लर्न करें। बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद, ये कभी हो ही नहीं सकता कि बड़े से बड़ा आदमी है, मैं कहता हूँ जिसको लोग कहते हैं बुरे से बुरा आदमी, डॉक्टर साहब मैं अगर उसके पास चला जाऊं कि भाई मैंने ये चीज आपसे सीखनी है, तो वो तो हैरान रह जाएगा, कहेगा यार सारे लोग मुझे बुरा समझते हैं, ये बंदा मेरे से सीखने आ गया। वो भी बंदा सिखाएगा। तो सीखने वाले के लिए कोई लिमिट नहीं है। स्काई इज नॉट द लिमिट। जी, इस मौके पे डॉक्टर शेख सादी का मुझे कॉल याद आ रहा है, जो कहते हैं कि इल्म तो शैतान के पास भी बहुत था लेकिन उसके पास अदब नहीं था, तो बेअदब जो हो गया और अंदर दरगाह हो गया फॉरएवर। और शैतान के मुतालिक बड़ा मशहूर शेर है कि गया शैतान मारा एक सजदे के न करने से, जो लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा, 1,82,000 साल या 80,000 साल एक रवायत के मुताबिक उसने इबादत की, फिर भी पीछे हो गया अपनी नेगेटिविटी की वजह से। आपने मुझसे एक बात की थी जी, आप मुझसे एक बात कर रहे थे कि हम जी देखिए बात ये थी कि हम मसलन लोग हैं यहाँ पे, अब जब हमारे यहाँ जहाँ सिलेक्शन होती है मुख्तलिफ जगह पे, तो हमारे यहाँ जो है ना हम जो क्राइटेरियाज बनाते हैं, बाद का वो क्राइटेरियाज ही ऐसे होते हैं, उसमें जो एक्चुअल लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो नहीं आते। एक है पोटेंशियल होना, पोटेंशियल हो जाता है, आपने एचईएम से पढ़ा है, आपके एक्सेंट बड़ा अच्छा है, आपका ब्रिटिश एक्सेंट है, आप आते हैं, आप लैंग्वेज बैरियर नहीं है, आप आके इम्प्रेस कर देते हैं कि मैंने जी टॉप इंस्टीट्यूशन में किया ये वो। लेकिन कंट्रीब्यूट करना एक और चीज है। मैं कहता हूं सिर्फ पोटेंशियल होना इज नॉट इनफ, इट इज एक्चुअली व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव डिलीवर्ड। तो हमारे यहाँ भी हमारी इवन मैं ब्यूरोक्रेसी की बात करता हूँ, आपके लोग हैं जब ये सिलेक्ट हो, ठीक है, करते क्या है, किसी से ये पूछा जाए कि आपने अपनी 20 साल सर्विस में कौन से प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं, कौन से प्रोजेक्ट आपने किए हैं जिससे पाकिस्तान का फायदा हो गया। मैं पीएचडी के स्टूडेंट से पूछता हूं आपने पीएचडी कर ली तो कौन सा मसला हल किया, जिसको हम कहते हैं नेट वैल्यू एडिशन, नेट वैल्यू एडिशन टू द सोसाइटी। कौन सी थ्योरी है जो आपने बना ली है, कौन सा आपने यस क्या आपने कर लिया। यूनिवर्सिटी में अभी पिछले दिनों जब बात हुई थी कि हम यूनिवर्सिटी का जो ग्रेजुएट है उससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, हमारी कौम में यूथ में बड़ा टैलेंट है, लेकिन हम इनको वो डायरेक्शन दे ही नहीं पाए जो एक्चुअली इनको देनी चाहिए। वो ये थी कि हम स्किल बताएं उन्हें, हम कहते हैं जी कि बिजनेस होना चाहिए, आप एंटरप्रेन्योर बने, और कैसे बने यार ये भी तो बता दो। आपका मतलब एम्प्लॉयमेंट स्किल उनके पास नहीं है, एम्प्लॉयमेंट स्किल्स, लाइफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स। आप देखें डॉक्टर साहब, मैं आप एक बच्चे को वो कौन से 10 चीजें मैंने बताई थी कि यार एक छोटी कंपनी खोलनी है तो ये चीजें आपको चाहिए, जाओ जाके सेक्रेटेरिएट में जाओ, फलान जगह पे जाके ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, ये करके आओ। ये किसको हमने बताया, किसको सिखाया हमने। हम जो है वो जाके उन्हें जो स्टोरीज हैं, जो केस स्टडीज हैं, वो तो उनकी बताते हैं जिनके साथ हमारा कोई रिलेशनशिप भी नहीं है, यहाँ पे हमारे लोकल चीजें है ही नहीं। हम वो जो हमारा जो चिकन छोले वाला है, हमारा जो रेडी वाला है, जो हमारा एक बंदा है जो कि पहले दर्जी था अब वो मास्टर बन गया है, वो कैसे बना है, उनकी स्टोरीज तो हम सुनाते नहीं।
अपने जो बिजनेसमैन है, हमारा कितने बिजनेसमैन है जो हमारी क्लासेस में आके बताते हैं भाई एक्चुअल मुश्किलात ये है, इनको ये बताओ, बच्चों को ये बताओ। दूसरी बात ये है कि मेरी एज ए फादर, आपकी एज ए फादर हमारी ये ख्वाहिश भी होती है कि हमारे बच्चे जब ग्रेजुएट हों तो एक फैमिली चलाने के लायक हो जाए। डॉक्टर साहब बड़ा जरूरी है। हाँ जी, वो अच्छे स्पाउस भी बन जाए, ठीक है, और वो अच्छे सिटीजन बन जाए, उनको अखलाकियात भी आती हो, उनको जो है ना वो मुआशरे का अच्छा शहरी बने, उनको भी देने की आदत पड़ जाए। अच्छा वो डॉक्टर चाहे साहब, किसी शहरी को से मुझे स्माइल ही दे याद दे आया। या इज्जत ही दे दे। डॉक्टर साहब, ये अच्छा शहरी बनने के लिए सोसाइटल नॉर्म्स में एक चीज है कि सोसाइटी की रिस्पेक्ट या हसासियत, सोसाइटल नॉर्म्स के मतलब ये हाँ जी, सेंसिटिविटी, लेवल ऑफ सेंसिटिविटी, जिसको हम जज्बा हसासियत कहते हैं। एक सोसाइटी में अक्रॉस हाँ द जी। बोर्ड इज्तिमाई बेहिसी फैल रही है। आपके नजदीक यूनिवर्सिटियों, कॉलेजेस और स्कूल्स का क्या रोल है इस इज्तिमाई बेहिसी को कम करने के लिए? मेरा ख्याल तो ये है कि एचईसी मैं पंजाब का एक मैंडेट ये होना चाहिए कि सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे पैदा किए। ये आपके क्वालिटी इंडिकेटर या परफॉर्मेंस इंडिकेटर होने चाहिए, बजाय इसके कि कितनी यूनिवर्सिटियां खोल ली हैं। तो इस पे कोई कमेंट देंगे बिल्कुल आप ठीक है। इज्तिमाई बेसिस ये पे? आप सही कहते हैं कि जब हम पॉलिसीज बनाते हैं, हमारी इंटरेक्शन होती है जब बाकी यूनिवर्सिटियों से, तो हम जो है ना वो हमें ये चाहिए कि हम इस चीज को एम्बेड करें अपने सिस्टम के अंदर, कि ये जो टेक्निकल स्किल्स के अलावा ना ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं ये भी बच्चों में पैदा हों, और इनको टेस्ट किया जाए, प्रैक्टिकली इनको टेस्ट किया जाए। जब हम कहते हैं ना कि हम इनको क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स देते हैं, तो वो एक्चुअल उन्होंने क्लास पार्टिसिपेशन की हो तो। और जो टीचर है वो रोल मॉडल हो, जो वाइस चांसलर है वो रोल मॉडल हो, वो दूसरों से इखलाक से बात करे, तो बच्चों के में तो खुद आ जाएंगे। बच्चे सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, और हम उन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमारे अपने घर में जो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वो भी हमें जना वो भी हमें ऑब्जर्व करते हैं, वो हर चीज को देखते हैं। अगर मैं सच बोलूंगा तो मेरे बच्चे सच बोलेंगे। अगर मैं उन्हें कहता हूँ कि नमाज पढ़े तो मैं नमाज पढ़ूंगा तो वो पढ़ेंगे। अगर मैंने कहता हूँ स्पिटिंग नहीं करनी, गंदगी नहीं डालनी, तो मैं गंदगी नहीं डालूंगा तो वो नहीं डालेंगे। अगर मैं कहता हूँ डिसेंट ड्रेस पहनो, तो मैं डिसेंट तरह होना है, सोसाइटी में मुझे रोल इस तरह प्ले करना है कि नेगेटिविटी को नहीं आने देना। भाई शैतान है उसने रहना है, उसने बस उसे डालने हैं, उससे मुझे नेगेटिविटी का बताना है, उससे मुझे एग्जाम्पल भी देनी है, देखो फलाना बंदा था वो ऐसे आगे निकल गया। मैं नहीं उसको आगे मानता, मैंने तो आगे उसको माना है जो जब अपने अल्लाह के हुजूर जाएगा तो वो अपने माँ बाप का हक अदा कर दिया हो, मुआशरे का हक अदा कर दिया हो, बहन भाइयों का हक अदा कर दिया हो, अपनी बीवी बच्चों का हक अदा कर दिया हो, जहाँ पढ़ाता था वहां सही पढ़ाया हो, जहाँ जॉब करता था वहां अपना रोल प्ले किया हो, जुल्म किसी पे ना किया हो, ठीक है, किसी की इंसल्ट ना की हुई हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए एज ए प्रोफेसर मुझे ये बताइए कि प्रोफेसर कम्युनिटी वर्क पे इंसिस्ट नहीं करते, जोर नहीं देते? यूनिवर्सिटीज में वेस्ट में कम्युनिटी वर्क का बड़ा रोल है। कम्युनिटियां फॉर्म्स, रिफॉर्म्स और रीशेप होती हैं प्रोफेसर्स और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की इंटरवेंशन से। एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी वर्क हमारे पास मिसिंग है। क्या आने वाले दिनों में हम यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में लाजमी करेंगे कम्युनिटी वर्क? पहली चीज ये है। दूसरा है वॉलंटियर वर्क, कि क्या प्रोफेसर के परफॉर्मेंस इंडिकेटर पब्लिकेशन रहेगी या उसने कितने सोसाइटी में अच्छे इंसान पैदा किए? मैंने 5 यूनिवर्सिटियां नई जीरो से बनाई है, नए इदारे। तो मेरी कागजों में जीरो कंट्रीब्यूशन है एचईसी के। मैंने 5000 ग्रेजुएट प्रोड्यूस किए हैं पिछले 25 साल में, मेरी कंट्रीब्यूशन जीरो है। इसलिए कि मैंने एचईसी के क्राइटेरिया के मुताबिक खास स्पेसिफिक मैगजीन में रिसर्च नहीं पब्लिश की। मैं हो सकता है अच्छे इंसान मैंने 10,000 पैदा कर दी हूँ। ये क्या आप टीचर्स के, प्रोफेसर के क्राइटेरिया को भी चेंज करेंगे कम्युनिटी वर्क में, सोसाइटल वैल्यूडेशन में? ये चीजें कभी जेर गौर आएंगी क्या? रवायती सिक्काबंद अमरीकी एडिशन ही रहेगा हमारा? देखिए कुछ चीजें होती हैं जिनको आप क्वांटिफाई करते हैं, तो ये चीजें क्वांटिफाई तो नहीं होती, ये टेंजेबल में नहीं आती, लेकिन ऑब्वियसली जब आपकी एक जो रेपुटेशन होती है वो आपके इसी किरदार की वजह से, जो आपने कम्युनिटी में किया होता है, जो आपने कंट्रीब्यूट किया होता है, उसकी वजह से आपकी एक रेपुटेशन बनती है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि अगर कोई इस चीज को नोटिस नहीं करता, तो एक ऐसी जात है जो नोटिस करती है। वो ये जो दो यहाँ बैठे हुए हैं ना रिश्ते, ये हर वक्त ये चीज को नोट करते हैं, और ये अल्लाह ताला को डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती है। और जब आपके काम में बरकत होती है
तो इस वजह से होती है कि वो ऐसे काम जो आप कर जाते हैं जिनका कोई नोटिस नहीं लेता, लेकिन वो अच्छे काम होते हैं, तो अल्लाह ताला उसका रिवार्ड आपको देता है। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, ये वो ऐसी चीजें हैं जिनका हमें बाज़ औक़ात रिटर्न सोचना ही नहीं चाहिए, ये कर अच्छा देना चाहिए। इसका रिटर्न जो है ना वो हमें मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है, आगे भी मिलता है। मुझे आज बताएं ना जरा, अपने बचपन को देखें तो मेरे भी बचपन को देखें, तो कई ऐसे लोग होंगे आपके क्लास में, मेरे कई साथी वो अभी तक उधर ही हैं, उनको वो बज़ाहिर जो दुनियावी तरक्की उनको नहीं मिली। ठीक है, तो हो सकता है कि हमारी सक्सेस में कोई ऐसा काम हो जो अपने खलक के लिए किया हो, मखलूक के लिए किया हो। अल्लाह ताला को हुकूकुल इबाद जो है ना वो ज्यादा उनकी पता है ना, अल्लाह ताला उसकी माफी नहीं देगा, कहेगा भाई तुमने ये हक अदा नहीं किया था। ठीक है, आपने मेरी तो नमाजें पढ़ ली थी, ठीक है, लेकिन आपने ये चीज नहीं की थी। तो ये मैं ये कहता हूँ, प्रोफेसर का जब लफ्ज आता है ना सर, डायरेक्टर जनरल का जब एक लफ्ज आता है, तो जहन के अंदर एक चीज आनी चाहिए, यस, डिसेंसी, टॉलरेंस, कॉम्पिटेंस, गिविंग है, ये एक जो है ना, पॉजिटिविटी एंड ये होप। चीजें आनी चाहिए इस शख्स, हाँ इस शख्स में टॉलरेंस बहुत ज्यादा है। ये जो शख्स है ये इंतहाई एक्सपीरियंस है, ये गिविंग करता है, ये देता है दूसरों को, ये इस तरह हाथ नहीं फैलाता। अल्लाह ताला को ये वाला हाथ पसंद है कि आप दूसरों को दें। तो ये चीजें अगर नहीं आती, मेरे नाम के साथ अगर ये चीजें नहीं आती, तो मैं इसको सक्सेस नहीं समझता। मेरे पास जितने भी पैसे होंगे, मेरे पास जितनी गाड़ियां होंगी, मेरे पास डीएचए में एक ही बजाय जो है ना वो 10 घर बन जाएं, 10 प्लाट बन जाएं, दैट इज नॉट सक्सेस। मेरी सक्सेस ये है कि जिन लोगों के साथ मेरा वास्ता पड़ा, जिन लोगों पर मेरा ड्यू था, वो मैंने ड्यूज अदा किए, ठीक है, और फिर मैं अपने अल्लाह के हुजूर पेश हुआ, तो मेरे ख्याल में ये मेरी सक्सेस है। और मैं ये कहूंगा अपनी जो यंगस्टर्स हैं कि ये सिर्फ बातें नहीं है। मैं आपके सामने, मैं तो एक आम किस्म का आदमी हूँ, मैं तो एक ऑर्डिनरी किस्म का, हम्बल किस्म का इंसान हूँ। मैंने आपके सामने जो अपनी मिसाल पेश की है, तो मुझे भी जो है वो कदम कदम पे रुकावटें आई थी और आ रही हैं और आती रहेंगी और आपको भी आएंगी, लेकिन उन रुकावटों को दूर करने से ही तो मंजिलें मिलती हैं। और उसके ठीक लिए है ना, कुव्वत यकीन और का होना जरूरी है, सेल्फ बिलीफ का होना बड़ा यस जरूरी है उसके लिए, कि हाँ मैं जी, कर सकता आपका हूँ, जो कर विजन सकती है, हूँ। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर विजन। विजन ये है कि मैंने एक ग्रेट इंसान बनना है, मैंने एक अजीम इंसान बनना है। किसकी नज़र में? मैंने अपने अल्लाह की नज़र में, मैंने अपने मुआशरे की नज़र में, अपने अहले खाना की नज़र में मैंने एक अजीम इंसान बनना है। कि ये ना हो कि बाहर तो बड़ी धूम हो, तो घर में जो ना मैंने अपने मुसीबतें डाली हुई हो, मैं उनकी इज्जत ही ना करूं, अपने डॉक्टर साहब, सुबॉर्डिनेट को मैं डांटता रहूं। ठीक है ना, जी थैंक तो यू ये डॉक्टर जो साहब। चीजें अभी हैं इसमें ये मैं ये अभी कहूंगा कि जी जिस जॉब पे भी आप हैं, एक तो ये है कि वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपनी एजुकेशन को बढ़ाएं, अपनी वर्क कैपेसिटी को बढ़ाएं। इंसान की वर्क कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। मैं अभी माशा 64 ही हूँ। मैं आपको हैरान हूँ, पिछले साल मैंने जनवरी में 6 मंथ्स का डिप्लोमा किया है क्वालिटी मैनेजमेंट में, ये डॉक्टर माशाल्लाह। कामरान साहब के उधर से, ये QC से। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप वर्क कैपेसिटी अपनी बढ़ा लेते हैं, तो आप 12-13 घंटे भी काम कर सकते हैं और आपको कोई थकावट नहीं होगी। और आप जो है वो प्रायोरिटी, एक जो मैं टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी मैं ये कहता होता हूँ कि बात यह है कि अपनी प्लानिंग जरूर करें कि मैंने आज क्या करना है, इस हफ्ते मैंने क्या करना है, इस महीने में मैंने क्या करना है, इस साल में क्या करना है, मैंने अपनी जिंदगी में क्या करना है। इसके लिए आप फिर फोकस रहें, तो फोकस रहेंगे और प्लानिंग करेंगे, तो आप जो इंपॉर्टेंट चीजें जिंदगी के अंदर हैं उनको पहले करें, और अगर आपको टाइम मिल जाए तो आप दूसरी चीजें भी करें, क्योंकि आपको जो है ना वो डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगी। ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शन भी एक बहुत बड़ी बीमारी है आजकल जो फैल गई है। तो मैं आपसे ये कहूंगा यूथ से कि प्लीज आप डिजिटल मार्केटिंग पे भी जाएं, ई लर्निंग पे भी जाएं, अपने अंदर वो सलाहियतें करें, प्रोफेशनल जो सर्टिफिकेशन भी करें, प्रोफेशनल स्किल्स भी जो है ना वो हासिल करें, इंटर्नशिप जरूर करें और चले जाएं। आपको कहीं पैसे नहीं मिलते, चले जाएं, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। तो आपको अल्लाह ताला जो है ना वो आपको कामयाबी जरूर देगा, वो तो किसी का हक नहीं मानता।
जी कोई और सवाल था आपका डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर साहब, मुझे 2-3 सवाल अब आपके प्रोफेशन से करने हैं। आप एक प्रोफेसर भी हैं, एस्टैब्लिश्ड और अकॉम्प्लिश्ड प्रोफेसर हैं। इस वक्त एक पॉलिसी मेकिंग पे बॉडी में बैठे हुए हैं। कौम ने आप पे बेपनाह ट्रस्ट किया, अब एक प्रोसेस के जरिए मेरिट पे ऊपर आए। अभी 2-3 सवाल हम मेरे ज़हन में कल बुला रहे हैं एज ए प्रोफेसर, एज ए पाकिस्तानी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एचईसी इस्लामाबाद और एचईसी पंजाब का रोल कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, और आपस में क्या है, किसके पास पंजाब में अथॉरिटी है, किसके पास अथॉरिटी नहीं है। एज ए प्रोफेसर मैं खुद मखमसे का शिकार होता हूँ कि वो मुझे गालिब का एक शेर याद आता है जिस पर गालिब ने कहा है कि इमाम मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। अब हमें समझ नहीं आता कि असल काबा कौन सा है, असल कलीसा कौन सा है। हाँ जी, गुस्ताख दोनों रखियां का। कितने जाके के लड़े हैं, मसला तो ये है। आपको ये पता है कि 18 अब अमेंडमेंट आपका से रोल पहले क्या, 18वीं तरमीम के बाद पंजाब के कुली मुख्तार आप हैं, किस्मत के नाखुदा आप हैं तालीमी म्यार में, 18वीं तरमीम के बाद। नहीं, खुदा न खास्ता ऐसी चीज नहीं है। एक तो ये है कि हमारे जो रिलेशनशिप है, वर्किंग रिलेशनशिप विद एचईसी, वो बहुत अच्छे। ये मैं आपको ये तो ऑनेस्टली सरकारी बता रहा हूँ बयान है ना, कि हमें असल चीज चाहिए, हम किसको नहीं, माने। सरकारी बयान नहीं, मैं हकीकत में आपको बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे रिलेशनशिप है और हमारे एक दूसरे के साथ। रिस्पेक्ट। नहीं नहीं नहीं, सही बात मैं बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है। पंजाब की हद तक ये है कि पंजाब में खास तौर पे जो नए इंस्टीट्यूशन बनने होते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो वो सारे का सारा पंजाब एचईसी डील करता है। हमारी गाइडलाइंस हैं, हम उनको बताते हैं, हम उन्हें इनकरेज करते हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर में आएँ, आप यूनिवर्सिटीज बनाएं, आप इंस्टीट्यूट बनाएं। तो हमारा एक क्राइटेरिया है जिसको हम फिर रिवाइज भी करते रहते हैं, उन्हें फैसिलिटेट करते हैं, हम इनकरेज करते हैं हम। और हमने अपनी वेबसाइट भी चीज़ें डाली हैं। उसके बाद फिर ये है कि हम क्वालिटी एश्योरेंस पे भी है। फिर अभी जैसे ये अभी ये कोविड-19 का था, तो उसमें हमने हमारे चेयरमैन साहब ने भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस पे कंट्रीब्यूट किया है, वो लेक्चर्स भी दिए हैं। फिर हमने पॉलिसी गाइडलाइन भी दी है कि किस तरीके से आप जो है ना, कौन से टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। फिर अच्छा डॉक्टर हमने साहब, एक मिनट एक ठहरिए यहाँ पे, एक मिनट अभी ठहरिए, कथा कलामी एक माफ। एक बात सुन ले कि अब हमने क्या किया है कि हमने ट्रेनिंग्स जो है ना, वो कंटिन्यूसली हमारी ट्रेनिंग चल रही है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के टीचर्स के साथ और कॉलेज के टीचर्स के साथ भी, कि जनाब आप ऑनलाइन किस तरह लेक्चर दे सकते हैं। ये फ्यूचर, ये तो अब हम तो पहले इसको फ्यूचर कहते थे, अब तो ये फ्यूचर नहीं है, अब तो नॉर्म हो हमारी गया। मजबूरी है। और हम इस तरफ भी जा रहे हैं कि हम इसको एक्रेडिट करें कि जो ऑनलाइन क्लासेस लोग लेते हैं, ऑनलाइन लोग जो पढ़ाते हैं, उसको वही क्रेडिट दिया जाए जो कि फिजिकल जो है ना वो पढ़ाने को देते हैं। इसी तरीके से जो स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की रेडीनेस जो है ना, वो किन किन चीज़ों के ऊपर हम चेक करेंगे कि उनकी लाइब्रेरी के रिसोर्सेज ऑनलाइन हैं, उनके जो टीचर्स हैं उनका उनको पढ़ाना आता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, जो स्टूडेंट हैं उन्हें कनेक्टिविटी के इश्यूज तो नहीं है, ठीक है, बाद रिमोट एरिया में है तो फिर कैसे उनको ऑफलाइन जो है ना वो आप अपने लेक्चर्स अच्छा भेज डॉक्टर सकते हैं। साहब, मुझे तो अंदाजा है इसका, जामिया मिल्लिया का आपको पता है बैकग्राउंड कैसे था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर 1920s में सैयद की यूनिवर्सिटी या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा बगावत करके आए और उन्होंने 2 कमरों में जामिया मिल्लिया खोल ली, और आज दिल्ली दिल्ली की में, वन ऑफ द बिगेस्ट दिल्ली में यूनिवर्सिटी मैं जामिया वहां मिल्लिया। गया हूँ, मैं वहां पे गया हूँ, मैंने वहां पे अच्छा जाके जी। बाकायदा अब एक पेपर भी पढ़ा हुआ है। अब जामिया मिल्लिया की तरह अगर मैं एज ए प्रोफेसर अपने बुतों से ना खुश होके एक यूनिवर्सिटी खोलना चाहता हूं, तो आपने कहा है कि 2 अरब रुपया होगा तो खोलेंगे। 2 अरब का नहीं नहीं, मतलब मैंने यह है दो कि रुपये इतने कनाल जमीन, आपने इतने सख्त कानून बना दिए, प्रोफेसर एजुकेशन में आ ही नहीं सकता। प्रोफेसर नहीं नहीं कहते नहीं हैं कि आप ट्यूशन में पढ़ाएं, बस आपने सोसाइटी में वैल्यू ने ऐड नहीं करनी, अरबपतियों का रोल है। अब अरबपति ये तालीम में आके खरबपति बन रहे हैं, आप उनको नहीं रोक रहे, अब नहीं प्रोफेसरों नहीं को रोक रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ना नहीं बनाओ नहीं अच्छी। नहीं नहीं, डॉक्टर साहब सुने तो आपने सही ना। कानून ऐसे एक कोटा नहीं 10% प्रोफेसरों के लिए भी रख दें। बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी 10 मरले पे है, 6 मंजिला 10 मंजिला, ये डॉक्टर निजाम ने मुझे बताया था। तो आप हमें भी छूट दें, हमें अंदर मौका दे आने के लिए, हमें नहीं कौमी इदारे मैं में लेके आए। मेरे नहीं पास 30 साल का तजुर्बा है, मेरे जैसे 50 प्रोफेसर लाहौर में बैठे हुए हैं जो यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं, लेकिन आपका शर्त यह है कि इतने अरब रुपया यानी इतने कनाले इतने एकड़ होगा। लाहौर में तो हम 10 मरले का मकान नहीं बना सकता सरकारी नहीं, प्रोफेसर। ऐसा अब नहीं है, आप शर्त ऐसा नहीं नरम है। करें, आप हमें भी मौका दें, हमारा कोटा रखें प्रोफेसरों का यूनिवर्सिटियां खोलने के लिए। नहीं बड़ी मुतबाना मैं गुजारिश है। सर, मैं आपके जो जज्बात हैं मैं उनकी कदर करता हूँ, वैल्यू करता हूँ, कदर ना और मुझे करें, कुछ पता है आप कि पॉलिसीज ही बनाएं, आप ऑलरेडी वो पॉलिसीज मोल्ड कंट्रीब्यूट करें कर रहे हमारे हैं। लिए। मैं ये कहता हूँ कि आप एक यूनिवर्सिटी की बजाय आप एक इंस्टीट्यूट खोल लें, उसमें भी आप बड़े डिपार्टमेंट कर सकते हैं, और उसमें इंस्टीट्यूट में तो आपको 3.25 एकड़ जो है ना वो लैंड चाहिए, ठीक सवा है ना, तीन और एकड़ जरूरी नहीं लाहौर है में कि आज वो एकड़ 50 करोड़ की बनती है।
तो डॉक्टर साहब 50 थोड़ा करोड़ सा कमाने के लिए रिस्के लाल में 50 नस्लें चाहिए रिस्के लाल में। तो आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, आप किसी को साथ मिला लें, बहुत से लोग हैं जो कि मैंने इन्वेस्टमेंट भी आ बांग्लादेश की जाएंगे। मिसाल दी तो है, वो हमारा आपका भाई जो था ना। इंटेलेक्ट है, देखिए आपका जो इंटेलेक्ट, मैं आपसे वो बात करूंगा जो प्रैक्टिकली हो सकती है। मैं आपको कह भी दूं कि हम करेंगे, लेकिन करूं ना तो ये मुनाफिकत होगी, क्योंकि मैं मुझे पता है मैं कर नहीं सकता इसके लिए। तो मैं जो लेकिन इन आपको बुतों को प्रैक्टिकल, किसी ने तो तोड़ना है ना, इन आर्टिफिशियल बुतों को किसी ने तो तोड़ना है। आप सदाए हाँ एहतजाज तो बुलंद करें ना, आज पॉइंट ऑफ डेसेंट तो नोट करवाएं एचईसी में। कुछ हाँ मैं शोर तो वो इनसे उठेगा, कुछ दूर तो नाले जाएंगे, कुछ शोर तो इनसे उठेगा, मैं कुछ दूर तो नाले जाएंगे। मैं आप मिडिल ऑनेस्टली क्लास के इमोशनली, प्रोफेसरों को एचईसी इग्नोर कर रही है, जो सोसाइटी में तब्दीली लेके आ रहे हैं। हमें मैं शिकवा है इमोशनली एचईसी आपके से। साथ हूँ, मैं इमोशनली आपके साथ हूँ, मैं रिलीजियसली चलिए, आपके साथ हूँ। चलिए आगे लेकिन चलते हैं। अब तीसरी बात ये बताइए कि एचईडी और एचईसी पंजाब में क्या राब्ता है आपस में, किसके पास पावर कॉरिडोर में कौन स्ट्रॉन्ग है? देखिए हम एचईडी किसके जो है ना, वो तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो कि कॉलेजेस को भी डील करता है और यूनिवर्सिटीज को भी डील करता है। लेकिन जो जितना भी इंटेलेक्चुअल वर्क है वो सारे का सारा वो पंजाब एचईसी करता है। और डिसीजन हम एक मेकिंग आपके कमीशन, पास है ट्रू सेंस में कि ब्यूरोक्रेट्स ने आज भी जफा नहीं मारा नहीं हुआ है वहां? नहीं, हमारे पास ही डिसीजन मेकिंग है। ऑब्वियसली जब हमारा एक बाकायदा एक प्रोसेस है, हमारी एक एक्रेडिटेशन कमेटी है जिसमें बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं, आप जैसे सीनियर प्रोफेसर हैं, फिर एक कमीशन है, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन है, वहां से सारे फैसले होते हैं। फैसले हो के फिर वो, अब ऑब्वियसली जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, तो वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू हमारी असम्बली जाती है गवर्नर साहब को, तो उधर से अप्रूवल होनी होती है। लेकिन जितना भी इंटेलेक्चुअल वर्क है, जो भी मेजर डिसीजन मेकिंग होती है, वो पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन में ही होती है। और उसमें अच्छा, बड़ी वाइब्रेंट टीम इस वक्त है। और माशाल्लाह, मैं कोई बड़ा खुश हाँ, हुआ मतलब, हूँ। आई एम और वेरी हैप्पी, मैं आपको डिलाइटेड। यकीन दिलाता हूँ कि लोग तो स्पीड पे काम करते हैं, हम तो ओवर स्पीड पे काम कर रहे नहीं, मुझे मैंने हैं। खुद यानी देखा है कोई पंजाब भी, एचईसी की कमिटमेंट, इसमें कोई शक नहीं है। मैं नई आपको एक लीडरशिप बात रात बताऊं, 10 बजे तक कोई बैठी होती फाइल है। जो है मेरे टेबल पे, कोई फाइल जो है वो जब मैं शाम को आता हूँ तो नहीं पड़ी होती। माशाल्लाह, ये और बड़ा फिर जज्बा है जी आपका। आगे भी हमें भी चेयरमैन साहब की तरफ से भी है कि जी आप ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में या मैं मतलब है ना, चेयरमैन आप साहब अपने का फाइल खुद पर। मद्दा हूँ, वो प्रोएक्टिव और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग पे बड़ा यकीन रखते हैं, मुझे पता है। और मुझे मुझे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड वेरी पॉजिटिव कि आने वाले दिनों में एचईसी मैं पंजाब की इंटरवेंशन मैं से बड़ा आपको पॉजिटिव चेंज आएंगे। मैं आपको और आप जैसे प्रोफेसर्स को मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मायूस ना हो, आप जो है वो पार्टनरशिप ढूंढें। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं वो कब्जा यूनिवर्सिटी कर कैसे लेते हैं बनानी। बाद में कब्जा वो कर लेते हैं। पैसा बोलता है हर जगह। प्रोफेसर एंड ऑफ द डे रिटायरमेंट के बाद अगर तजर्बे करे फिर 10 साल बाद वो इन्फ्लुएंस होता है, वो कब्जा ग्रुप होता है, प्रोफेसर को दूध की पक्की की तरह बाहर निकाल देते हैं। आपको मैं सिर्फ एक दावत फिक्र दे रहा हूँ, अब वादा ना करें कि इसके लिए सोचें, इस पे सोचें, डेलिब्रेशन करें, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से। अगर बांग्लादेश में हो सकता है, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? ये जी डॉक्टर जरूर, निजाम की स्टेटमेंट है, मुझे याद आ रहा है। जी इंशाल्लाह। आगे चलते हैं सर। मुझे मुझे खुशी ये है कि एचईडी के साथ साथ आपका एचईसी पंजाब ज्यादा एम्पावर्ड है, ज्यादा उसके पास इख्तियारात हैं और ज्यादा प्रोएक्टिवली जा रही है। डॉक्टर खालिद की, फजल खालिद की क़ियादत को हम सलूट करते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े नए इनिशिएटिव शुरू किए हैं। कम्युनिटी कॉलेज भी शुरू कर रहे हैं आप लोग? जी हमारा कम्युनिटी कॉलेजेस प्रोग्राम बड़ा अच्छा चल रहा है। वहाँ पे हम BS 4 years प्रोग्राम भी जो है ना वो कॉलेजेस में हम शुरू कर रहे हैं। और वहाँ पे साथ साथ उनकी जो लैब्स हैं और इक्विपमेंट भी उन्हें दे रहे हैं, उनके टीचर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि कम्युनिटी कॉलेज के थ्रू एम्प्लॉयबिलिटी जो है ना वो बढ़े, ताकि बच्चे जो है ना वो वहीं से कोई ना कोई हुनर अपने पास लेके जाए, ताकि वो मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ करने के लायक हो। और ये बड़ी तेजी से काम चल रहा है, इसके ऊपर बड़ा प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। फिर अब जो है ना वो हमारी जो एक एकेडमी है, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की एक एकेडमी है, ट्रेनिंग एकेडमी है, उसके थ्रू हमने बहुत सारे टीचर्स को ट्रेन किया है। मैंने खुद उस ये पर बड़ा अच्छा लेक्चर दिए हैं, इनिशिएटिव। आप जैसे प्रोफेसर को हम बुलाते हैं। अभी जो है ना डॉक्टर साहब ने एक रिसर्च फंड जो है ना वो उसके लिए अमाउंट ली है, वो हम कायम कर रहे हैं कि ताकि पंजाब में जो रिसर्च एक्टिविटी, आपको पता है कि पंजाब में पहले कोई इतना इस तरह का सेंटर में तो बहुत से थे इदारे थे जो आपको फंडिंग देते थे, पंजाब में कोई नहीं जी था। और जी पंजाब में भी जो है ना वो ये इनिशिएटिव दिए जा रहे हैं। माशाल्लाह। फिर हम डॉक्टर कोशिश ये साहब, भी कर रहे हैं कि जो नॉलेज अकेडमी है उसमें भी हम कंट्रीब्यूट करें, ताकि जहां जहां पे भी ओपनिंग्स हैं वहां हम अपना जो रोल है वो पॉजिटिवली प्ले करें। डॉक्टर साहब, एक चीज है जिसका नाम है स्टेक होल्डर कंसल्टेटिव डायलॉग, जो पूरी दुनिया में होता है। मेरे जैसे मामूली इंसान भी स्टेक होल्डर है एजुकेशन में।
हम भी अपनी एक हिस्से की शम्मा जलाने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी के अंधेरे। हमारा भी थोड़ा बहुत ग्लोबल एक्सपोजर है। क्या स्टेक होल्डर डायलॉग्स के जरिए कभी आप पॉलिसी इनपुट लेना चाहेंगे? एक सीरीज, 2 सीरीज, 3 सीरीज उसके डॉक्यूमेंट करें, मिनट्स लें और नई पॉलिसीज उन स्टेक होल्डर कंसल्टेटिव डायलॉग के जरिए करें। ये मिसिंग है, कॉन्स्पिक्यूअसली मिसिंग है हायर एजुकेशन पाकिस्तान, इस्लामाबाद में भी, गालिबन पंजाब में भी। मैं अच्छा, पर्सनल कैपेसिटी पे ये आपको राय दे सकता हूँ, आपकी मर्जी है बिल्कुल राय लेना, लेकिन इसको एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे नहीं, लाने की बड़ी जरूरत है। आप जी एग्री बिल्कुल, करेंगे इस इसको, बात से? हाँ, इसको हमें फॉर्मलाइज करने की जरूरत है। एक मैं आपको बताऊं, ऑलरेडी पंजाब में एक हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स कमेटी बनी हुई है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के भी और पब्लिक सेक्टर के भी उसमें लोग हैं, जो कि वीसीज भी हैं, और मिनिस्टर साहब खुद उसको हेड करते हैं। और इसमें चेयरमैन पंजाब एचईसी डॉक्टर फजल खालिद साहब भी उसके अंदर है, वो भी इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो आप बात कहते हैं कि कंसल्टेटिव प्रोसेस, तो किसी भी स्टेज पे ये रुकना नहीं चाहिए, और ये डिफरेंट फोरम्स है। हम हजूर पाक की सुन्नत तैयबा में आपने देखा कि उन्होंने सलमान फारसी के उसको मशवरे को साहिब जाना, शहर इलम की ये हालत थी। तो हम तो मामूली से इंसान है, हम क्यों ना कंसल्टेशन पे बिलीव करें? सूरह आल इमरान की भी मैंने आयत का तर्जमा भी आपकी खिदमत में पेश किया। तो कंसल्टेटिव तो डायलॉग इज मिसिंग इन आवर कल्चर एवरीवेयर। इस पर जरूर कंसिडर कीजिएगा, हमारी एक हम्बल सी गुजारिश है। अच्छा, एचईसी अभी मैं, रिफॉर्म्स पे कुछ बताइए डॉक्टर साहब। 2002 या 4 में एचईसी इस्लामाबाद बनी और एक रेवोल्यूशन पाकिस्तान में शुरू हुआ, एक तहरीक आई, एक फिक्री इर्तिका का दौर शुरू हुआ, एक रियल टाइम वैल्यू एडिशन शुरू हुई। अब उसके बाद उसका सेकंड रिफॉर्म्स क्या आपके नजदीक ओवरड्यू नहीं है, जिसमें क्वालिटेटिव मेजर्स भी लिए जाएं? और मसलन क्वालिटेटिव मेजर में ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आ जाता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी आ जाती है, कस्टमर फोकस आ जाता है, हाउ टू एनहांस द इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स। ये 4-5 चीजें हैं जो सेकंड वेव्स ऑफ रिफॉर्म्स में एड्रेस होने की जरूरत है। तो क्या सेकंड रिफॉर्म्स ड्यू हैं या नहीं है? ये बहुत ज़रूरी है, और अब तो इसका जो ड्यूरेशन है वो इतना लंबा नहीं होना चाहिए, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। मैं इसको ऑनेस्टली सपोर्ट करता हूँ कि ये हमें हर लेवल पे करना चाहिए। हम कर भी रहे हैं अपने अपने तौर पे। एचईसी जो इस्लामाबाद है वो भी अपने तौर पे करते रहते हैं, हम भी अपने तौर पे करते हैं। हम जो है ना वो कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं, डायरेक्टर क्यूसीज को बुलाते हैं, डायरेक्टर जो रिसर्च हैं हम उनको बुलाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने जो एडिटर्स ऑफ डिफरेंट जर्नल्स थे उनको बुलाया, कंडक्शन ऑफ रिसर्च के ऊपर हमने जो है ना वो यहाँ पे वर्कशॉप वगैरह की। ये जो हमारे लेक्चर्स होते हैं वो एक्चुअल लेक्चर्स वन वे नहीं होते, ऑनलाइन डेली किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के साथ होता है। तो बेसिकली वो फीडबैक उनसे ली जाती है, और उस फीडबैक को बड़ा पॉजिटिवली लिया जाता है, और उसको हम माशाल्लाह, वैल्यू करते हैं। आई एम हाँ जी, डिलाइटेड टू लेकिन जो नोट दिस आप कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे, आप जो कह या रहे हैं, आई प्रोविंशियल फुली लेवल पे, सपोर्ट दिस, कि सूबाई सतह नेशनल पे। लेवल पे भी, एक नेशनल लेवल पे भी होनी चाहिए डायलॉग, इस पे होना चाहिए, जिसमें सारे प्रोविंसेस से लोग आए। और वो पंजाब जो फेडरल एचईसी का कमीशन है उसके अलावा ये एक कमेटी होनी चाहिए जो कि ये रिफॉर्म्स लेके आए, जिसमें फोकस जो है वो एंड यूजर हो। एंड यूजर हाँ, कौन है? एंड यूजर जो है ना वो पेरेंट्स होते हैं, वो सोसाइटी होती है, वो स्टेट होती है, इवन वर्ल्ड में हमारा क्या रोल है, ये सारे एंड यूजर्स हैं। तो इस लेवल पे जो है ना वो होनी चाहिए, और मैं इसको फुली सपोर्ट करता हूँ। और जहां मुझे मौका मिला मैं इंशाल्लाह ताला ये इनपुट जरूर दूंगा कि हमें इस तरह का जो डायलॉग है उसको ना सिर्फ प्रमोट करना चाहिए बल्कि शुरू करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान की तरक्की के मतलब जाहिर है बड़े पुरउम्मीद है मेरी तरह। हम सब उम्मीद को प्रमोट कर रहे हैं, वी आर एम्बेसडर ऑफ होप। आपके नज़दीक क्या 3 चीज़ें हैं जो मेजर हर्डल हैं पाकिस्तान की तरक्की में, जिनको नई गवर्नमेंट पाकिस्तान में इमरान खान की, या वो उसको फौरी तवज्जो दे, या आर्मी चीफ या मुक्तदर हल्के उस पर सोचें और उन 3 पॉइंट्स की वजह से मुल्क में तरक्की रियल टर्म्स में स्टार्ट हो? क्या 3 पॉइंट्स आपके नज़दीक हैं? जो एक मैंने पहले आपने एक मैंने गुफ्तगू के दौरान मैंने आपसे कहा था कि जब हम बाहर जाते हैं तो हम सबको आउटशाइन करते हैं। आउट परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल सही बात है। मेरे रही है इस वक्त वो हमारा इमेज इतने बुरे हैं नहीं है जितने हमें दिखाया जा रहा है। हमारे मुल्क के अंदर डॉक्टर साहब पॉजिटिविटी जो है ना बहुत हो रही है, लेकिन वो कहीं प्रोजेक्ट नहीं हो रही, हम कम्युनिकेट नहीं पा रहे, मीडिया में हमारी उस तरह का इन्फ्लुएंस नहीं है। हमारे यहाँ से जो चीजें बाहर जा रही हैं वो ये है कि यहाँ तो हर वक्त टेररिज्म हो रहा है, यहाँ पे तो धमाके हो रहे हैं, यहाँ चोरियां हो रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, चैरिटी में नंबर 1 हमारा मुल्क है, ठीक है, और होम चैरिटी हमारे यहाँ तो इससे भी ज्यादा होती है। उसके बाद आप देखें, अल्लाह का शुक्र है हमारा मुल्क तरक्की भी कर रहा है, और हमारी जो आवाम है
उसमें आज से 20-30 साल पीछे चले जाएं तो लोगों के पास बड़ी मुश्किल से एक जो है ना वो साइकिल होती थी। अब हर बंदे के पास, गरीब के पास बाइसाइकिल भी है, लोगों के पास गाड़ियां भी हैं। स्वीपर के पास बाइसिकल है, यहाँ तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी हाँ, इंप्रूव हुई है। और लोगों की जो परचेज पावर है वो भी बढ़ गई है। लेकिन जो हम सिंगापुर कैसे बन सकते हैं? सिंगापुर बनने की हमें रीजन बताएं बस। सिंगापुर जो है ना वो तीन रीजंस सिंगापुर बताएं, एक इम्पेडिमेंट्स, व्हाट आर द 3 इम्पेडिमेंट्स फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव? हाँ, सिंगापुर जो है ना वो तो एक छोटा सा मुल्क है और वो मेरे जिले सियालकोट के बराबर ही है। उनकी तरक्की का राज ये है कि वो प्रेगमेटिक लोग हैं। उनके यहाँ जो मेरिटोक्रेसी है वो बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ भी है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। हम जो है वो अभी तक हमारे ऊपर वो जो गुलामी का असरात हैं वो हमारे ऊपर वो अभी तक हमारे यहाँ है कि अगर कोई हम बाहर की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, हमारी जो एक्सेंट है वो बड़ा जो है ना वो ब्रिटिश एक्सेंट है, यूके एक्सेंट है, तो हम उससे ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। तो अपने ऊपर जो है ना वो हमारा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि हमारे पास बहुत अच्छा काम हो रहा है, वो हम प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे। हमारी कौमी पॉलिसी जो है वो इस तरह की बननी चाहिए कि हम पॉजिटिविटी को प्रमोट करें। हमारे जो टीवी चैनल्स हैं, मैंने एक दफा वो मीडिया वालों को मैं पढ़ा रहा था तो मैंने पूछा कि यार ये आप लोग ये कहाँ से खबरें निकाल लेते हैं कि एक जो है ना वो गधा गाड़ी जा रही थी और वो फलाने ने टक्कर मारी और एक बंदा जख्मी हो गया। तो उसके मुकाबले में हर इदारे में, हर जिले में इतने अच्छे अच्छे काम होते हैं, उसको क्यों नहीं आप बताते? कहते जी उसका क्या फायदा? मैंने कहा क्यों? कहते हमारा क्राइटेरिया ही ये है कि जितने रेटिंग हम बढ़ाने के लिए। नेगेटिव रहेंगे उतनी हमारी रेटिंग बढ़ेगी। तो हमारा क्राइटेरिया खुद अपने आप को नीचे लेके जाने वाला है। आपका ख्याल तो है कि पैमरा कंट्रोल करे इस पे? पैमरा के सलीम साहब को हम दरखास्त करेंगे, मेरे क्लास फेलो हैं, कि इस पे पैमरा गौर करें वालों और इस को पे ये इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन दें। जानी चाहिए। पैमरा वालों को ये इंस्ट्रक्शन जानी चाहिए। हमारा कंट्रोल मीडिया पे इस हद तक तो होना चाहिए कि मुल्क दुश्मनी तो ना करें। ये मुल्क दुश्मनी है कि हर वक्त वहां पे नेगेटिव चीजें चल रही होती हैं। शाम 7 से अच्छे अच्छे लेकर काम रात हो। 10 बजे तक सिर्फ मनफी गुफ्तगू होती है। शाम मैं 7 आपको से 10 बजे तक कोई प्रोफेसर नहीं आ सकता सिवाय मरासियों के या हाँ करप्ट पॉलिटिशियंस के। टीवी में कोई आ हाँ ही नहीं सकता जो आप भाई देखें, हम हम प्रमोट किसको कर रहे हैं? हम प्रमोट कर रहे हैं एजुकेशनिस्ट का तो दाखिला मना है यूनिवर्सिटियों का वहां पे मैंने टीवी में। है। इसीलिए तो और मैंने हम आपको जो मौका दिया कि आपकी जरिए ख्यालात से कौम मुस्तफीद हो। आपने सर सोसाइटी मेरी में बात इतना सुने, कंट्रीब्यूट किया है। किसी कौम पाकिस्तान को में कई हजार डॉक्टर रमजान है जिसका किसी को पता ही नहीं है। किसी कई हजार कौम डॉक्टर को रमजान है जो पॉजिटिविटी किसी फैला रहे हैं। कौम को डॉक्टर साहब किसी कौम को ऊपर ले जाना हो या नीचे ले जाना हो तो उसको अगर यकीन दिला दें कि तुम बहुत ऑनेस्ट हो, यू कैन डू दिस, यू हैव डन दिस, तो वो कौम आगे चली जाती है जब उनके अंदर एतमाद आ जाता है। लेकिन अगर उसको डाउन करना हो, उनको ये यकीन दिला देते हैं तुम तो हो ही नालायक, तुम तो हो ही बेईमान, तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तो वो हिम्मत छोड़ जाते हैं। तो हमारा मसला ये है कि हमें लोगों के अंदर हिम्मत पैदा करनी है, और उनको मीडिया गाइड करना है। मीडिया एक इंजीनियर एफर्ट कर रहा है सेल्फ बिलीफ को कमजोर करने के लिए कि तुम नहीं कर सकते। कुव्वत यकीन को शिकस्त और रिखत से दो चार करने के लिए मीडिया एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। इन सर्टन केसेस दे आर लुकिंग द इंटरेस्ट ऑफ आवर एनिमीज। डू यू एग्री? बिल्कुल, उसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ। नोइंगली और अननोइंगली जब हम प्रमोट किसको करते हैं, कितने साइंटिस्ट हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं जिनके आके इंटरव्यू नशर होते हैं और मैसेज आ रहा है कोरोना के ऊपर, सारे सेलिब्रिटीज हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कितने अच्छा, दानिश्वरों ने आके मैसेज दिया है उसके 1982 ऊपर। में 1982 में डॉक्टर अब्दुल सलाम ने इंतहाई मायूस कुन बयान दिया कि पीटीवी मुझे नहीं बुलाता, दुनिया जहान के मरासी और भांड और जो रिजेक्टेड पॉलिटिशियंस है वो पीटीवी में आ रहे होते हैं। ये 82 की स्टेटमेंट है एक नोबेल प्राइज विनर की, कि उसको कभी टीवी पे नहीं बुलाया गया कि डॉक्टर अब्दुल सलाम और ना बन जाए, कहीं ये टूटा हुआ तारा माए कामिल ना बन जाए, रूजे खाकी देखिए आदम हमारे खाकी यहाँ सितारे से में जाते। देखिए हमारे यहाँ जो अभी देखे ना अब्दुल रफ्तार साहब गए हैं, तो मैंने तो नहीं देखा कि मीडिया वालों ने उनको वो मुकाम दिया हो जो वो डिजर्व करते थे। अभी डॉक्टर सही अमजद बात। साकब साहब हैं, अखुवत वाले हमारे दोस्त, हमारे भाई, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो उनको तो मैंने नहीं देखा इतना, या उसके अलावा उनके साथ और भी लोग हैं जो कि इस तरह के काम करते हैं। फिर हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, वीसीज हैं, वो कितने हैं जिनको ये रेगुलरली लेके आते हैं उन खास प्रोग्राम्स में जिनकी नशरियात नेशनल लेवल पे जाती हैं, इंटरनेशनल पे जाती हैं। डॉक्टर साहब ये एक
साजिश है कि इंटरनेशनल मीडिया भी हमारे बच्चों को अपने सेलिब्रिटीज बताता है, उन्होंने अपने साइंटिस्ट को पीछे रखा हुआ है, ठीक है, उनसे वो बैकग्राउंड में काम ले रहे हैं। और हमारे यहाँ भी जो है ना वो आप देखें तो ये जो फिल्मों में काम करने वाले हैं या जो हमारे खिलाड़ी हैं या इस तरह के लोग हैं या सिंगर्स वगैरह, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, माशाल्लाह वो अच्छा काम करते हैं, उनको भी वो मुकाम मिलना चाहिए। लेकिन जो असल लोग हैं, जो कि बैकबोन ऑफ द सोसाइटी है, उनको ये लोग आगे नहीं लेके आते और ये पॉलिसी के तौर पे नहीं लेके आते। अच्छा, इस पॉलिसी से मैं एक बड़ा मजेदार वाकया सुनाता हूँ डॉक्टर साहब। केजीबी का एक हेड को सीआईए ने अर्ली 80s में या लेट 70s में बाय किया, और जब यूएस उसको जब उससे काम करवा लिया तो उसको यूएसए की नेशनलिटी देके वहां बात कर लिया। और जब यूएसएसआर टूटा तो उससे पूछा उन्होंने कि आपने कैसे क्या रोल प्ले किया। कहता है मुझे एक ही काम दिया था सीआईए ने कि मेरिट पे जो बंदा ऊपर आ रहा है उसको क्लियरेंस ना दो, सिक्योरिटी क्लियरेंस, ताकि निकम्मे बंदे यूएसएसआर में ऊपर आते जाएं। मैंने 20-25 साल ये काम किया, अमेरिका का लोगों इंटरेस्ट लुक आफ्टर किया, और यूएसएसआर में निकम्मे तरीन बंदों को मैं क्लियरेंस देता कि और मेरिट को ऊपर नहीं आने दिया। तो यूएसएसआर टूट के 13 हिस्से में हो गया वन फाइन मॉर्निंग। तो गालिबन पाकिस्तान में मेरिट प्रमोट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मुल्क की तरक्की बजाय रुकी हुई है। आज से 30 साल पहले सिंगापुर के फाउंडर से जब पूछा गया मिस्टर ली यूकॉन से कि सिंगापुर की तरक्की के पीछे क्या राज है, उसने कहा वी ओनली प्रमोटेड मेरिट। बस जहां कानून की और मेरिट की हुक्मरानी होगी वो मुल्क तरक्की करेगा। आप जैसे बंदे अल्लाह ताला के फजल से अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, हम बड़े पुरुमीद हैं कि हमारी नई पॉलिसीज बनेंगी, अगली जनरेशन को वो मुसीबतें नहीं पड़ेंगी जो मेरी और आपकी जनरेशन को पड़ी थी। उनको ज्यादा इंकरेजिंग, ज्यादा पॉजिटिविटी, ज्यादा होप, ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा ओपननेस मिलेगी, ज्यादा लिबरल माहौल मिलेगा, उनकी इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन ज्यादा होगी। हम बड़े पुरुमीद हैं आपकी गुफ्तगू ने। नाज़रीन, आज डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, डॉक्टर रमजान, इन्होंने पॉजिटिविटी और उम्मीद की बातें की, अच्छाई की बातें की, खैर की बातें फैलाई, और अपने हम्बल स्टार्ट किया कि कैसे सियालकोट के डस्का के एक छोटे से देहात से उठ के इन्होंने इस्लामाबाद, लाहौर में बड़ी बड़ी पोजीशनों पे बगैर सिफारिश के, बगैर किसी वाकफियत के, मेरिट की बेस पे, अपने जोरे बाजू की बेस पे अल्लाह ने उनको उठाया और सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। इस इख्तिताम पे मैं तमाम नौजवानों को और कौम को एक बड़ा मजेदार मैसेज देना चाहता हूँ। आप बोलिए सर, आपके बाद मैं मैसेज दूंगा जी। गो अहेड सर। मैं नौजवानों को मैसेज दे रहा हूँ कि प्लीज टेक कमांड। आप कमांड अपने हाथ में लें, अपने घरों में भी पॉजिटिविटी ले, स्टेटस को ब्रेक करें। आप रियल लाइफ जो है ना, रियल लाइफ को प्रमोट करें अपने घरों के अंदर भी, अपने मुआशरे के अंदर भी, और जहां पे भी आप हैं। इवन अगर आप अकेले भी हैं तो आप अपना रोल जो है वो प्ले करें। डोंट फॉलो ब्लाइंडली। जो आपकी बिलीफ है उस पर अगर आप अमल नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप बिलीफ अपनी ये रखें, यस यू कैन डू। अल्लाह ताला ने आपको वैसे नहीं पैदा किया, आपको फजूल पैदा नहीं किया। आप दुनिया में नंबर 1 हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो उसूल बताए गए हैं, मेहनत 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 और ऑनेस्टी और अच्छा, इस पे कंक्लूड मैं करता हूँ। एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की थी कि पाकिस्तान की ये एक सर्टन बेल्ट है, उस बेल्ट में दुनिया के ज़हीन तरीन अफराद है, और खुशकिस्मती से हम उसी बेल्ट में बैठे हुए हैं। एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी की स्टडी है, नंबर 1। और आपने जो सेल्फ बिलीफ की बात की है, मुझे नेपोलियन हिल की एक स्टेटमेंट याद आती है, कहता है इफ यू कैन एनीथिंग यू कैन कंसीव एंड यू कैन बिलीव, यू कैन अचीव। इसमें कोई शक नहीं है। वॉल्ट डिज्नी की स्टेटमेंट सुने, वॉल्ट डिज्नी जो डिज्नीलैंड का खालिक है, कहता है ऑल योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ यू हैव करेज टू परस्यू देम विगरसली। अगर आप तमाम ख्वाबें मुकम्मल हो सकती हैं अगर आप में इतना हौसला है कि आप उसको विगरसली, उसको जानदार तरीके से, साबित कदमी से उसको फॉलो करें। एंड ड्रीम्स कम ट्रू, ड्रीम बिग ड्रीम्स, नेचर हैज अ फनी वे टू मेक इट ट्रू। नेचर का एक खास निजाम है कि आपकी अच्छी ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करता है। और मेरी एक अपनी स्टेटमेंट है कि इफ यू हैव कमिटमेंट एंड इफ यू हैव अनशेकेबल फेथ ऑन योर ड्रीम्स, नेचर विल ऑलवेज सपोर्ट यू। और कायनात का हर जर्रा मुतहरिक हो जाता है आपको सपोर्ट करने के लिए। कभी खजर मदद करने आ जाता है, कभी अयूब सब्र देता है, और कभी जमजम की सूरत में मोहब्बत के, खुवत के, अपनाइयत के, प्यार के सूते फूटते हैं पानी के तरीके शक्ल में हजरत सारा की सही की कोशिश में। अल्लाह ताला उसको हज का इंटीग्रल पार्ट बना देता है। मैं आप सबको इनकरेज करूंगा, ड्रीम बिग ड्रीम्स, नेचर हैज फनी वे टू कम ट्रू। मैंने यूटी में सन 82 में एक ड्रीम देखी थी कि मैं अमेरिका से पीएचडी कर रहा हूँ,
और आप यकीन करें 8 साल बाद मैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ न्यूयॉर्क में लैंड कर रहा था, और जो गोल्ड मेडलिस्ट थे वो मोहम्मदीन तौर पे मुंशी मोहम्मदीन रिटायर्ड हो गए। तो मैं आप सबको एनकरेज करूंगा, ड्रीम बिग ड्रीम्स। जिस डॉक्टर साहब ने ड्रीम देखा, आप भी ड्रीम देखें, उसके लिए एक्शनेबल प्लानिंग करें और अल्लाह ताला की रजा की दुआ करते रहें, सिर झुका के 16 ने काम करें और उसमें छोड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू, और पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद जी।